फ्रेंड आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। आपको बताना नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन में किससे लेपित होते हैं। तो किससे लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। किससे होते हैं? टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारक का कुचालक है। क्या होता है? टेफ्लॉन विद्युत धारक का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा केक पकाना। ठीक है। अब देखिए रासायनिक उप परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो केक अगर पक जाएगा तो उसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम अगर पिघल जाएगा, ठीक है, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, जैसे का वैसे बन जाएगा। पानी का ये क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पानी का भाप में परिवर्तन, अगर पानी भाप में बन जा रहा है तो भाप से आप फिर पानी बना सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बिजली के बल्ब का जलना, तो ये जब बुझ जाएगा तो बिजली का बल्ब जैसे था वैसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। और जिसमें नया पदार्थ बन जाएगा उसे पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? जैसे केक पकाना। ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के कारक को हटा देने पर पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं। आइसक्रीम का पिघलना तथा पानी का बनना, बिजली के बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और केक पकाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। आपको बताना है बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? असक्रिय नाइट्रोजन। ध्यान रखिए क्या भरी जाती है? असक्रिय नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? असक्रिय नाइट्रोजन भरी जाती है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस असक्रिय नाइट्रोजन, अक्रिय गैस आर्गन भी भरी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर नाइट्रोजन नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा। असक्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए उपयोग किया जाता है। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। आपको बताना पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। तो किसका घनत्व न्यूनतम होता है? गैसीय का। गैसीय का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। पदार्थों की गैसीय अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। ठोस का घनत्व अधिकतम होता है। ठोस इकाई आयतन अधिक द्रव्यमान धारण करते हैं। ठीक है। तो ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। न्यूनतम किसका होता है? गैस का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए ठोस का आकार और आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। ठीक है। इस कह रहा है कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा होती है। गलत है। ठीक है। ये ठोस के बारे में नहीं है, न निश्चित आकार न ही निश्चित मात्रा, ये भी गलत है। निश्चित आकार और परंतु निश्चित मात्रा नहीं, ये भी गलत है। निश्चित आकार व निश्चित मात्रा होता है। ठीक है। ठोस में क्या होता है? उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित मात्रा होता है। ये किसके बारे में हो जाएगा? ठोस के बारे में। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। देखते हैं अगला, इसमें ठोस वस्तु का आकार एवं मात्रा निश्चित होता है। ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इनमें अंतरा आणविक दूरियां अलग होती हैं। यानी देखिए जैसे ठोस बना हुआ है तो इसके जो कण होंगे ये बहुत पास पास होंगे, तो इनके बीच अंतरा आणविक बल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दूरियां अलग होती है। इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं तथा इनके आणविक कणों, परमाणु अणुओं तथा आयनों की स्थितियां निश्चित होती है। और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के दोनों ओर दोलन करते हैं। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन। आपको बताना इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है।
तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी जो होते हैं दिए हैं वो सब भौतिक परिवर्तन है। इसके बारे में आप अभी पढ़े हैं, इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं का आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इसके उदाहरण हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का दहन, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, किण्वन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपको बताना इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो पटाखों का जलना। पटाखों का जलना क्या है, इसमें ये रासायनिक परिवर्तन है। ये मैग्नीशियम का तार गर्म होना भौतिक परिवर्तन, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसके बारे में ही पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के व्यवस्थापन किस तरह होता है। आपको बताना तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के व्यवस्थापन किस तरह होता है। तो किस तरह होता है, देखिए दूर दूर होते हैं भाई। ठोस में कहाँ दूर दूर होते हैं, ठोस में तो कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बारीक से नहीं बधे होते। तो बधे होते हैं, बहुत बारीक से बधे होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। कम बारीक से बधे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठोस में जो अणु हो गए बहुत पास पास होते हैं, बहुत बारीक से बधे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। आपको बताना वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। ध्यान रखिएगा, ठोस से किस में जा रहा है, द्रव में, तो क्या कहलाएगा, ये गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये गलनांक। अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, ठोस से किस में बदल जाए, गैस में, द्रव में बिना बदले गैस में बदल जाए तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ध्यान रखिएगा द्रव से अगर गैस बदल जाए तो वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसके बारे में आप देख लिए। यहाँ देखिए निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और अनिश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। प्रोसेस को गलन कहते हैं और ताप को गलनांक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आपको बताना है प्रक्रिया, जो जल है ये तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो कौन सा अवस्था हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए इसको बोलते हैं वाष्पीकरण या इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं या वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तरल गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसके बारे में देख लीजिए। पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये डायरेक्ट परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है तथा वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया वसांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान, स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परबल नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिक को बांधने वाले बल को क्या कहेंगे, नाभिकीय बल। और ये ध्यान रखिए कैसा बल होता है, परबल होता है, ना कि दुर्बल। ये परबल नाभिकीय बल हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। नाभिक के अंदर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल मुख्यतः न्यूक्लियनों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो इसको बताना है आपको किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है, ध्यान रखिए परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है 1H1।
ठीक है। और एक होता दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1s2, तीसरा होता है ट्राइटियम 1s3। तो देखिए जैसे लिखा 1h3, तो ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। यह तो परमाणु क्रमांक समान है सबका, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी इनका परमाणु क्रमांक समान है, तो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोटोप, यानी समस्थानिक कहलाएंगे। अगर ये द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, जैसे 3 वाला ये ऊपर वाला अगर बराबर है तो इसको समभारी या आइसोबार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं, समभारी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको आइसोबार बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा जितना बताया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता। तो कौन सा नहीं खाता आपको बताना है। देखिए इसमें डी वाला नहीं मेल खाता है, बाकी सब नियम है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे है आयोगाड्रो का कानून, कानून मतलब यहाँ नियम होना चाहिए। आयोगाड्रो का नियम क्या कहलाता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। आपको बताना है कि एक ही तापमान और दाब में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये किसका नियम है, आयोगाड्रो का नियम है। अब बायल का नियम क्या कहता है, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच जो संबंध होता है वो किस नियम से पता किया जाता है, बायल के नियम से। अगला है संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाले जीवित एजेंट के कारण होने वाले संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं संक्रमण सिद्धांत कहलाती हैं। अगला देखिए ये हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते, ये हुंड का नियम नहीं है, यही क्या है आपका गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आखिर वो गलत है तो क्यों गलत है। देखिए हुंड की उच्चतम बहुलता वाले नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तथा उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ो बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा बनाया जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, जे थॉमसन को जाता है। किसको जाता है, जे थॉमसन को। ऐसे इसका देखिए इसका ट्रिक होता है ईंट पर नाचा, ईंट से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन या थॉमसन, पैसे प्रोटॉन रदरफोर्ड हो जाएगा, न से न्यूट्रॉन, चे से चैंडविक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके खोज करता दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन में कन्फ्यूजन होगा, ये कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन मिलेगा, खोज करता तो इसके गोल्डस्टीन थे, लेकिन जो नामकरण किया था रदरफोर्ड, तो आपको कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिलेगा, कहीं कहीं रदरफोर्ड मिलेगा। अगर दोनों एक साथ मिल जाएगा तो गोल्डस्टीन ही सही माना जाता है। न्यूट्रॉन जेम्स चैंडविक हैं और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। आपको बताना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 1.6726 गुणे 10 की पावर -24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6726 गुणे 10 की पावर -24 ग्राम होता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसी तरह देखिए ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो अभी बताए हैं न्यूट्रॉन का क्या होता है, ईंट पर नाचा, क्या होता है, नाचा, न से न्यूट्रॉन, जैसे क्या हो जाएगा, चैंडविक हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने थी, देखिए पैसे बताए थे, क्या होता है, रदरफोर्ड, पैसे प्रोटॉन रैसे रदरफोर्ड। और ध्यान रखिएगा अगर गोल्डस्टीन भी दिया रहेगा, रदरफोर्ड के साथ अगर गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो कौन सा सही होगा, ये गोल्डस्टीन ही सही होता है। तो देखिए इसमें रदरफोर्ड भी दे दिया है, गोल्डस्टीन भी दिया है, तो कौन हो जाएगा, गोल्डस्टीन हो जाएगा, क्योंकि खोजकर्ता थे जो गोल्डस्टीन थे, लेकिन इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन थे। तो क्या मारेंगे आप, गोल्डस्टीन ही मारेंगे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, वही चीज़ है, इसके बारे में इसकी इंसार लेके आप पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज की थी। आपको बताना न्यूट्रॉन एक कण है जो परमाणु के नाभिक का खोज की किसने की थी, तो किसने की थी, अभी पढ़े, नाचा, से क्या हो जाएगा,
चैंडविक हो जाएगा। तो किसने की थी? 18 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? सी। न्यूट्रॉन जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैंडविक ने। 18 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अल्फा किरणें हैं, आपको बताना कि ये अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें क्या हैं? ये हीलियम की नाभिक है। हीलियम की क्या है? नाभिक है। देखिए इसके बारे में, वास्तव में अल्फा किरणें हीलियम की नाभिक होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। आपको बताना आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था तो किसने किया था? तो ये किसने किया था? इनका नाम था जॉन डाल्टन। इनका क्या नाम था? जॉन डाल्टन था। देखिए इसके द्वारा क्या क्या सिद्धांत है ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेज रासायनिक विज्ञान जॉन डाल्टन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम आधुनिक परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। क्या किया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के सिद्धांत आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमाणु के बारे में लिखे गए सभी तथ्य प्रयोगात्मक रूप से सही पाए गए। इसके मुख्यतः तथ्य थे, उन्होंने कहा था द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बना है जो परमाणु कहलाते हैं। इन्होंने बताया था जो द्रव्य होता है अति सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु विघटित नष्ट नहीं होते। ये भी बताया था कि जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में ये नष्ट नहीं होते हैं। फिर अगला इन्होंने बताया था कि सभी तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार के से समान होते हैं, अर्थात उसका द्रव्यमान आकार गुण आदि क्या होते हैं? समान होते हैं। कह रहा कि सभी तत्व के सभी परमाणु, जैसे एक चाक है तो उसके जितने भी कण होंगे उनका द्रव्यमान आकार गुण क्या होगा? ये समान होगा। अब इसमें इन्होंने बताया था नेक्स्ट पॉइंट कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं और उनके संयोजन में यौगिक परमाणु बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 गैसीय नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय नियम चैप्टर नंबर 3। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको भूगोल आपको पढ़े होंगे तो उसमें से मिलेगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं, उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा। पूछता है इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वाष्प होता है और ओजोन होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों के असमय पकाने के लिए किया जाता है? यानी फलों को पकाने के लिए किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एथिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस और एथोफोन का प्रयोग व्यावसायिक रूपों से फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। लॉरिल एल्कोहल डोडेकनाल C12H25OH को केले को पकाने के वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो केले को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैसी आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? आपको बताना निम्नलिखित कौन सी गैस है आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो कौन सी गैस है? ये मीथेन यानी CH4 एक कोयले में विस्फोट का कारण बनती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका D हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विस्फोटक हानिकारक गैस है। यह प्राकृतिक रूप से कोयले की परतों और शैल निक्षेपों में होता है। यह गैस मुख्यतः कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। इसके दहनशील विस्फोटक या जहरीले गुणों के कारण खानों में इसे फायर डैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना गैसों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सही है? देखिए गैस के बारे में, गैस का एक निश्चित आयतन और आकार होता है। देखिए निश्चित आयतन और आकार किसका होता है? ठोस का होता है।
किसका होता है? ठोस का। गैस के बारे में पूछा, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता और ना ही निश्चित इसका आकार होता है, यही क्या हो जाएगा? सही होगा। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता और ना तो निश्चित आकार होता है। गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव का। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये किसके बारे में? द्रव। और गैस का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, ये भी क्या है? गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा। आपको बताना, अगला चैप्टर है रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा। इसमें देखिए, भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? आपको बताना है जो भारी पानी है इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? किस उद्योग में किया जाता है? ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में किया जाता है। किस में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में किया जाता है। देखिए, भारी जल, इसका फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। भारी जल आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, यही बताएं इसका फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। इसमें 0.14% साधारण जल होता है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोजन बंध से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? आपको बताना, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम का किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले तत्व सामान्यतः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है जिसमें कुछ ही सेकंडों में प्रयुक्त संपूर्ण पदार्थ का क्षय हो जाता है और प्रचंड विस्फोट होता है जिसमें असीम ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं? आपको बताना इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इसमें जो कैडमियम होता है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता, बाकी रेडियम, यूरेनियम, थोरियम होता है, तो कैडमियम नहीं होता है। देखिए, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम स्वतः एक प्रकार के बेधी पेनिट्रेशन किरणें उत्सर्जित करते हैं। बेधी मतलब जैसे किरणें जहाँ पर पड़ेंगी वहाँ पर छेद कर देंगे। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों को स्वतः बेधी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आपको बताना है कि एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। देखिए, अगर पानी से भाप बन गया तो भाप से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अगर पुनः प्राप्त किया जाएगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन। इसमें पूछा तो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सा ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा? इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, आपको बताना शुष्क जो सेल होता है उसमें कैथोड होता है, किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? ये जस्ता का बना होता है, यानी जिंक का बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कैथोड किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। देखिए, शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड का। एनोड किसका बना होता है? ये कार्बन का। एनोड मतलब प्लस को बोलते हैं और कैथोड जो है वो माइनस को बोलते हैं। ठीक है, कैथोड किसको बोलते हैं? माइनस को। तो एनोड किसका बना होता है? एनोड कार्बन का बना होता है, ऐसे याद कर लीजिए AC। ठीक है, AC यानी एनोड कैथोड का बना होता है। एनोड कार्बन का बना होता है और कैथोड किसका बना होता है? जिंक यानी जस्ते का बना होता है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। इसमें जस्ता से बने एक पात्र में NH4Cl और ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छोर डाल दिया जाता है जो एनोड देखिए धनात्मक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? आपको बताना है किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। तो किसके द्वारा करती है ये? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसके कारण? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण और अपचयन का है, ये दोनों है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया होता है। इसके बारे में यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है, देखिए जो P4 दिया है। ठीक है, अपनी फास्फोरस जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है? यहाँ पर 0 है। कितना है ऑक्सीकरण संख्या? 0 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है? -3। 0 से -3 हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। तो यहाँ पर अपचयन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में ये देखिए कितना -2 है, यहाँ कितना हो जा रहा है? -1। ये तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिडॉक्स अपक्रिया भी कहलाएगा। देखिए स्पष्ट इस प्रक्रिया में P का अपचयन तथा O का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए कि हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता और रासायनिक बंधन। चैप्टर नंबर 7 संयोजकता रासायनिक बंधन, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो ध्यान रखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? हमेशा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये भी ध्यान रखिए। कार्बन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसमें आवर्त 4a में रखा गया है। ठीक है, कार्बन एक अधातु, ये भी ध्यान रखिए कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन में श्रृंखलन का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बन यौगिकों की संख्या कार्बोनेट या साइनाइड को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के यौगिक की संख्या से अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा एसिड है जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? H2SO4, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज तेजाब बोलते हैं। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसके अतिरिक्त HCl का प्रयोग क्लीनर के रूप में, एस्टिक एसिड का प्रयोग सिरका बनाने में, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछता सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्टिक एसिड का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बढ़ईगिरी में और रॉकेट नोदन आदि में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में समान तत्व, आपको बताना सभी अम्लों में समान तत्व हैं। तो अम्ल में सभी अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और क्षार में क्या होता है? OH होता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने ये भी ध्यान रखा हाइड्रोजन की खोज करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। यह आवर्त सारणी की सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 35 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में कर देता है? तो देखिए अम्ल में ही लास्ट में लगा है तो क्या करेगा? ये लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल में देखिए अम्ल क्या करता है? लाल करता है। अम्ल क्या करता है? लाल करता है।
और क्षार क्या करता है, अम्ल को देखिए ये नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा, और जो क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को नीले कर देगा। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है, लाल करता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है और नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। लिटमस पेपर घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग बदल जाता है। क्षारीय विलयन लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारीय विलयन क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसी का जस्ट उल्टा होता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किस उपस्थिति के कारण होता है। आपको बताना है कि नींबू का जो खट्टा स्वाद है किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो ऐसे भी हो जाएगा, खट्टे फलों में या नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नींबू कहे चाहे खट्टे फलों में कहे तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिए सिरके वाला भी पूछता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है, ये वाला ही पूछता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है या सिट्रिक अम्ल भी होता है, क्योंकि टमाटर भी कहीं कहीं कुछ टमाटर खट्टे होते हैं। और चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक, चींटी के डंक कहे चाहे बिच्छू के डंक कहे, इसमें कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बनी नमक का पीएच हो सकता है। तो आपको बताना है इसका पीएच कितना हो सकता है। तो इसका पीएच कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, दुर्बल एसिड है और प्रबल क्षार। तो देखिए इसमें एसिड और क्षार मिल रहे हैं तो उदासीन होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे होता है एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड या यहाँ पर क्षार लिखा है, ठीक है, यहाँ अम्ल होना चाहिए, आधा हिंदी में लिख रहा है आधा इंग्लिश में। तो अगर ये अम्ल है, ठीक है, अम्ल और क्षार मिलते तो उदासीन होते, लेकिन यहाँ पर अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो देखिए जो प्रबल होता है वही चीज़ बनता है। दुर्बल और प्रबल में जब ये दोनों मिलेंगे तो जो प्रबल होगा वही चीज़ बनेगा। तो इसमें देखिए प्रबल क्षार है तो हमेशा ये क्या बने, अगर प्रबल क्षार है तो क्या बनेगा, ये क्षार ही बनेगा। तो इसमें देखिए क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो 7 दिया है, 6 दिया है, 0 दिया है, ये सब क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इसमें क्षार क्या है, 10 ही है। ठीक है, इसमें क्षार क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच 10 हो सकता है। पीएच विलयन किसी अम्ल की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। पीएच का परा 0 से 14 तक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये भी ध्यान रखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 कितना, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से अधिक क्षार होगा, 7 से कम अम्ल हो जाएगा। हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। आपको बताना है कि जो हमारा शरीर होता है कितनी पीएच के भीतर काम करता है, तो करता है 7 से 7.8। ठीक है, 7 से 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच वैल्यू होता है। देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के रासायनिक शास्त्र सारेन पेडर लॉर्ड सारेंसन ने प्रस्तुत किया था। तो ऐसे पीएच वैल्यू ध्यान रखिएगा, सारेंसन आपको मिलेगा। ठीक है, मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 सीमा के भीतर कार्य करता है। जब पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय तथा 7 से अधिक होता है तो पदार्थ क्षारीय होता है। रक्त ऑक्सीजन के शरीर में संचार 7.4 पीएच पर करता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे से प्राप्त किया जाता है। आपको बताना कि लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो लाइकिन होता है, लाइकिन थैलोफाइट प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइकिन किससे मिलकर बना होता है, कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर क्या बनता है, लाइकिन। लाइकिन से ही लिटमस पेपर बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। आपको बताना, मिथाइल जो ऑरेंज होता है एक, इसका जो पीएच मान किस सीमा पर अपना रंग बदलता है, तो किस पे बदलता है, 3.1 से 4.4 के बीच ये अपना रंग बदलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में दिया है,
मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 से 4.4 pH मान पर अपना रंग बदल देता है। 3.1 से कम pH मान पर मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल होता है। 4.4 से अधिक pH मान होने पर मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज अगर 3.1 से कम है, ठीक है, तो उसका रंग लाल होगा, और 4.4 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन की pH का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना एक क्षारीय pH विलयन। तो क्षार अगर होगा तो 7 से अधिक होगा, तो एक ही ऑप्शन में 7 से अधिक दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन का pH हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? तो किस श्रेणी में होता है, देखिए उदासीन पानी क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसका pH वैल्यू उदासीन का कितना होता है, 7। तो 7 देखिए किसके बीच आएगा, ठीक है। अब देखिए 3.5 और 6.5 के बीच 7 आएगा, नहीं आएगा। 8.5 और 10.5 के बीच नहीं आएगा। 6.5 से 8.5 के बीच देखिए इसमें 7 आ जाएगा। 10.5 से 13 के बीच आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? अभी तो इसके बारे में पढ़े हैं कि कोई भी गाड़ी रहेगी उसकी बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एप्स का औद्योगिक नाम क्या है? आपको बताना एप्सम, ठीक है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका औद्योगिक नाम, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O को एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में सीधा नमक के नाम से जाना जाता है। हम लोग खाते हैं जो व्रत में सीधा नमक खाया जाता है, उसी का फार्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शुद्ध पानी का pH निकटतम होता है, किसके निकटतम होता है, 7 के। किसके निकटतम हो जाएगा, ये 7 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक। देखिए पानी में अगर पानी शुद्ध है तो कभी भी उसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। उसमें अगर करंट तभी होगा जब उसमें नमक मिला देंगे, नमक मिला दिया जाएगा तो उसमें करंट फॉलो करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा लाइन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जल का घनत्व किस तापमान पे होता है, अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसी टेम्परेचर पर अगर घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 46 के बाद देखते हैं 47 नंबर। देखिए नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? आपको बताना है कि जो नाइट्रिक अम्ल है ये किस धातु पर बेअसर होता है, तो किस पर होता है, सोना। सोना पर जो नाइट्रिक अम्ल होता है क्या होता है, ये बेअसर होता है, इस पर कोई काम नहीं करता है। इसके बारे में देख लीजिए, कह रहा नाइट्रिक अम्ल HNO3 सोना AU, सोने के प्रतीक क्या होता है, AU। धातु पर बेअसर है नाइट्रिक अम्ल Na यानी निकिल, चांदी यानी Ag, तांबा कापर जिसको बोला जाता है एल्युमिनियम Al, जिंक आदि धातुओं से क्रिया करता है, लेकिन HNO3 AU यानी सोना से क्रिया नहीं करता है। विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? आपको बताना है विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है। तो विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, ये विट्रियल का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी लोकल लैंग्वेज में तेजाब भी कहा जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल भी इसी को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है मोल संकल्पना, ठीक है, जो है क्या, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। कह रहा है 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद है? आपको बताना है 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। तो देखिए इसके निकालने का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या आपको निकालना हो तो इसका मास और मोलर मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका मास दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 51 दिया है। और मोलर मास कितना होता है, लगभग 17 होता है, ठीक है। अमोनिया कितना, देखिए जैसे NH3 यही अमोनिया है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है,
कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 17। कुछ पॉइंट में भी होते हैं लेकिन आपको कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट पॉइंट लिया जाता है, ठीक है। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 से काटेंगे 17 के 51, तो कितने मोल हो जाएंगे 3 मोल हो जाएंगे। जो भी गिवन मास रहेगा उसको ऊपर कर देना है, और जिसका पूछेगा उसको मोलर मास नीचे कर देना है, तो यहाँ से मोलों की संख्या आपको पता चल जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। आपको बताना है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो किसका प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, वाशिंग सोडा है, ठीक है। इसका क्या नाम है, वाशिंग सोडियम कार्बोनेट है। देखिए इसके बारे में, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। इसका सूत्र Na2CO3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। इसी को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका ये देखिए पूरा फार्मूला ये होता है Na2CO3 10H2O होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछता है वाशिंग सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 10 अणु होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो कितने अणु होते हैं 10 अणु होते हैं। इसको याद करने का ये भी ट्रिक होता है। देखिए अगर पूछेगा कि जैसे ये लिखा है आपका Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये आपका वाशिंग सोडा का मूल फार्मूला होता है। तो इसमें जल के अणु कितने होते हैं 10 होते हैं। तो आप देखे होंगे जो हम लोगों के यहाँ यूज होता है छोटा सर्फ का पैकेट, वो कितने रुपए का आता है 10 रुपये का आता है। छोटा सर्फ आता है 10 रुपये का आता है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक आधुनिक संस्करण तत्वों के आवर्ती सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो आपको बताया ना कि क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर वाले को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो क्षैतिज को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 एवं वर्ग की संख्या 18 होती है। आवर्त की संख्या जो ऐसे होते हैं, क्षैतिज 7 होती हैं और ऊर्ध्वाधर कितने होते हैं 18 होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, ध्यान रखिए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, क्षार धातु होता है, और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होता है। यही वाला जो एसोन ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, और लास्ट वाले क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। दोस्तों यदि आप मेंडली आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पूरे हमने 5 मिनट की वीडियो में आपको कैसे ट्रिक्स याद करना वो भी वीडियो बनाया है, और इसके बारे में डिटेल एक वीडियो 40-45 मिनट का है, वो भी देख लीजिएगा। तो आवर्त सारणी से आपका भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे वो वीडियो आप देख सकते हैं। 51 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया। किसको, 5 गैर धातुओं को किस आवर्त में रखा गया है। तो किस आवर्त में रखा गया यही आपसे पूछा है। तो किस में रखा गया, ये आवर्त 2 में रखा गया। किस में रखा गया है, आवर्त 2 में रखा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। गैर धातु में युक्त तत्व जो ताप और बिजली का संचालन नहीं करते हैं। गैर धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर नकारात्मक आयन का निर्माण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 समूह होते हैं। समूह या वर्ग एक ही चीज़ है, जिसमें आवर्त 2 में 5 गैर धातु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियान जिसमें कुछ तत्व गैस तथा ठोस अवस्था में है। अब अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। तो किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है, ये ग्रुप 17 और पीरियड 2, ठीक है। किस ग्रुप में है, 17 और किस पीरियड में है, 2, ठीक है। जो हमारा क्षैतिज होता है उसी को हम बोलते हैं पीरियड, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे ग्रुप। तो 17 हमें ग्रुप और पीरियड नंबर 2 में ये रखे हुए हैं। तो देखिए इसके बारे में
कि फ्लोरीन को मेंडलीव की आवर्त सारणी के ग्रुप 17 की पीरियड 2 में रखा गया है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। यह विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक ऐसा तत्व है फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व। देखिए फ्लोरीन का चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है ना, फ्लोरीन का चिन्ह क्या होता है, एफ होता है। तो ये कौन सा चिन्ह, ऐसे माइनस है चिन्ह। फ्लोरीन में कौन सा चिन्ह बन रहा है, माइनस बन रहा है। तो एक ऐसा तत्व हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा। याद करने का ट्रिक होता है। यह अधात्विक है। फ्लोरीन को पानी में जलाया जाए तो चमक के साथ आग जलती है। तो दोस्तों यहाँ से आप 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम 11 चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।